नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड रिंग रोड का पहला फेज अप्रूव कर दिया है और इसी के अंतर्गत आपको यमुना रिवर के ऊपर 2 नए ब्रिजेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये एलिवेटेड रिंग रोड एग्जिस्टिंग इनर रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर बनाया जाएगा और ऑलमोस्ट उसके पैरेलल चलेगा। अभी फिलहाल इसके पहले फेज में 25 किलोमीटर की स्ट्रेच बनेगी, जिसे अगेन 3 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आजादपुर चौक से सिविल लाइंस तक 7 किलोमीटर का, दूसरा मजनू का टीला से सलीमगढ़ फोर्ट तक 5 किलोमीटर का, जबकि तीसरा सलीमगढ़ फोर्ट से डीएनडी फ्लाईवे तक 13 किलोमीटर का। और दूसरे पार्ट के अंदर ही 2 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन भी होगा, एक तो चंदगीराम अखाड़ा के पास, जबकि दूसरा ओल्ड आयरन ब्रिज को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर एक नया ब्रिज बनेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा इस रिंग रोड के ऊपर। और अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि पहले फेज के ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों कोची बाईपास को फाइनली अप्रूवल मिल चुकी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से। और भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 दशक के इंतजार के बाद ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये बाईपास प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। 2014-15 के आसपास इसका प्रपोजल सामने रखा गया था, लेकिन कभी ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। अभी फिलहाल इसको अप्रूवल मिल चुकी है, तो अभी काम आगे बढ़ पाएगा। ये कम्प्लीटली ग्रीन फील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर होगा, जो कि NH66 पर अरूर को NH544 पर अंगामली से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर 8 लेन्स बनाई जा रही है, लेकिन प्रोविजन बनाई गई है कि फ्यूचर में इसको 10 लेन्स तक काफ़ी इजीली एक्सपांड किया जा सकता है। लैंड वगैरह यहाँ पर पहले से ही रखी जाएगी। और क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल प्लान्स में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो अब इसकी लेंथ 50 किलोमीटर के आसपास होगी, जबकि पुराने प्लान में इसकी लेंथ 44 किलोमीटर के आसपास थी। इसके चलते होगा ये कि कम्यूटर्स एक्सीडेंट प्रोन NH66 बाईपास और NH44 की अंगामली स्ट्रेच को बाईपास करके काफ़ी इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। 6,000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। और अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि क्योंकि उनको इसके लिए अप्रूवल मिल गई है, तो बहुत ही जल्द इसके लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर 7 और डिफेंस क्लस्टर्स को तैयार करने जा रही है स्टेट्स और यूटीज में एक अलग अप्रोच के थ्रू। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि देश के अंदर इंपोर्टेड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए अल्टरनेटिव्स तैयार किए जाएं। तो दोस्तों अभी आप जानते हैं कि देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर्स पहले से ही ऑपरेशनल है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर जबकि दूसरा तमिलनाडु के अंदर। लेकिन ये डिफेंस क्लस्टर्स उनसे काफ़ी अलग हो गए, क्योंकि उन डिफेंस क्लस्टर्स में ऐसे कोई स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस नहीं किया गया था, सिर्फ फैक्ट्री लगाने के ऊपर फोकस किया गया था। लेकिन ये डिफेंस क्लस्टर्स बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि हर एक डिफेंस क्लस्टर किसी न किसी थीम पर बेस्ड होगा और किसी न किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वहाँ पर फोकस करके काम किया जाएगा, जो डिसाइड किया जाएगा एक स्टेट और यूटी की नीड्स के अकॉर्डिंग। इन क्लस्टर्स में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स को लेकर R&D का काम भी किया जाएगा। बढ़ चढ़कर IITs और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सपोर्ट करेंगे। कर्नाटका, राजस्थान, केरला और छत्तीसगढ़, ये चारों स्टेट्स मिलकर पहला क्लस्टर सेटअप करेंगी, जहां पर कर्नाटका लीड स्टेट होगा, राजस्थान और केरला को लीड स्टेट होगा और छत्तीसगढ़ पार्टिसिपेटिंग स्टेट होगा। इसी तरह से जो भी क्लस्टर बनेगा वहां पर आपको लीड स्टेट, को लीड स्टेट और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स देखने को मिलेंगी। दूसरा क्लस्टर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी में, तीसरा क्लस्टर यूपी, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, फोर्थ क्लस्टर असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और इवन लद्दाख, ये सब मिलकर तैयार करेंगे। जबकि 5वां क्लस्टर तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। जबकि 6th क्लस्टर गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और बिहार के द्वारा तैयार किया जाएगा। और आखिरी क्लस्टर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट्स मिलकर सेटअप करेंगी। इसके चलते ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि देश की ऑलमोस्ट हर एक स्टेट डिफेंस क्लस्टर के अंदर कवर हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर दोस्तों गुड़गांव के अंदर एक और मेट्रो लाइन को लेकर प्लानिंग वगैरह की जा रही है और इसको लेकर भी रेड्स लिमिटेड ने फिजिबिलिटी वगैरह स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों बेसिकली मेट्रो लाइन स्पेसिफिकली गुड़गांव के वेस्ट एरिया को सर्व करने के लिए बनाई जाएगी, जहां पर टारगेट ये किया जा रहा है कि MG रोड से सेक्टर 95 के बीच में इसको बनाया जाए, जिसमें इन बिटवीन सोना बस स्टैंड, उमंग भरद्वाज चौक, ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, सेक्टर 88, सेक्टर 92, इस तरह की जो अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो सारी आपको यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। और अभी दोस्तों ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, तो अभी कुछ ज़्यादा डिटेल सामने नहीं रखी गई है कि कितनी इसकी लेंथ होगी और कितनी यहाँ पर स्टेशन बनेंगे, क्योंकि अभी फिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। अगर ये फिजिबल पाया जाता है तो उसी के बाद आपको ये मेट्रो लाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो की पूनामले बाईपास लाइन का एक सेक्शन ओपनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और सब बताया जा रहा है कि जुलाई में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली जिस मेट्रो सेक्शन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो चेन्नई मेट्रो के फेज 2 का 4th कॉरिडोर है, जिसे येलो लाइन का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। लाइट हाउस से पूनामले बाईपास के बीच में इसको बनाया जा रहा है और 26.1 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है।
इसी के ऊपर पूनामले बाईपास से वडापलानी तक का सेक्शन तैयार हो चुका है 14.6 किलोमीटर की लेंथ के साथ, जहां पर टोटल 16 स्टेशन बनाए गए हैं। इनिशियली जब इसको इनॉग्रेट किया जाएगा तो सिर्फ 10 स्टेशन पर ही आपको मेट्रो रुकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी बीच में 6 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि ओवरऑल आप ये देखेंगे कि पूनामले बाईपास से पोरूर तक जितने भी स्टेशन आते हैं बीच में, सब पर आपको मेट्रो ट्रेन रुकती हुई दिखाई देगी, जबकि पोरूर से वडापलानी तक जो ऑलमोस्ट 6 स्टेशन बीच में आते हैं वहां पर ट्रेन नहीं रुकेगी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा कन्वे कर दिया गया है पीएमओ को कि वो इसकी ओपनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अभी कोई डेट तो फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के तीसरे हफ्ते के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों झारखंड सरकार फाइनली उनके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के मॉडर्नाइजेशन को लेकर कुछ स्टेप्स उठा रही है, और अभी उन्होंने 400 इलेक्ट्रिक बसेस और रांची मेट्रो का नया प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 400 जो ई बसेस यहाँ पर लाई जाएंगी वो पीएम ई बस सेवा प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, जिन्हें 4 अलग अलग सिटीज में ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि हर सिटी को 100 बसेस दी जाएंगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो, इन सिटीज में आपको ये ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। जबकि बात करो रांची मेट्रो के बारे में, तो पहले इसके लिए जो प्रपोजल सबमिट किया गया था, जहां पर 3 कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई थी, जिनकी टोटल लेंथ 51 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी, उस प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टेक्निकल कंसर्न्स के कारण कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पर एक छोटा प्रपोजल सामने रखा गया है, जहाँ पर इनिशियली 16 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जो रांची के वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया से होकर गुजरेगा। देखते हैं कि इस बार इसको अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं। अगली दो अपडेट फिर से केरला से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज केरला के अंदर एक और नया रेल कोचिंग टर्मिनल तैयार करेगी, और इसके लिए तिरुवनंतपुरम डिवीजन की रेलवे कंस्ट्रक्शन विंग के द्वारा डीपीआर वगैरह तैयार करके रेल बोर्ड के पास सबमिट कर दी गई है। तो दोस्तों ये रेल कोचिंग टर्मिनल एर्नाकुलम के पोनुरूनी मार्शलिंग यार्ड के पास सेटअप किया जाएगा, जो डायरेक्टली एर्नाकुलम जंक्शन, जिसको एर्नाकुलम नॉर्थ भी कहा जाता है, और साथ ही साथ एर्नाकुलम टाउन, जिसको एर्नाकुलम साउथ कहा जाता है, इन दोनों स्टेशन के रेल ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा। और अभी जो यहाँ पर डीपीआर वगैरह तैयार की गई है, उसमें एस्टिमेट किया गया है कि 267 करोड़ रुपीज़ का खर्च आएगा इस रेल कोचिंग टर्मिनल को बनाने के लिए, और केरला के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। देखते हैं कि इसको कब तक अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों हैदराबाद हाईटेक सिटी, जिसको साइबराबाद भी कहा जाता है, इसको सिलेक्ट कर लिया गया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के अंतर्गत। इनके पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत इसको चुन लिया गया है, और अभी आपको साइबराबाद के अंदर एक डेडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड फूड हब बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों बेसिकली स्कीम के अंतर्गत देश के अलग अलग एरियाज में स्ट्रीट फूड हब्स को तैयार किया जा रहा है, जिसकी भारत के अंदर अच्छी खासी ज़रूरत है। तेलंगाना के अंदर आप कह सकते हैं कि साइबराबाद ऐसी पहली लोकेशन है जहां पर ये स्ट्रीट फूड हब बनकर तैयार होगी। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया इसको सेटअप करने के लिए, और जो प्लेस इसके लिए शॉर्टलिस्ट की गया सेटअप करने के लिए वो रायदुर्ग के पास है, मलकम चेरुवू में। कुल मिलाकर यहाँ पर 50 स्टॉल्स बनाई जाएंगी, जिसमें से 40 तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होगी, जबकि 10 वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए होंगी। 4 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड फूड हब बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।